यूँ जैसा कि हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि जब उनको 1908 में कठोर कारावास की जूरी ने सज़ा सुनाई और उनको मांडले जेल भेजा गया, तो वो जब सज़ा सुना रहे थे तो उनके ऊपर कोई विशेष फ़र्क इस रूप में नहीं था। उनका मानना था कि मैं सही हूँ और मैं सही चीज़ के लिए मुझे गलत रूप में सज़ा दी जा रही है, जिसका मुझे कोई दुख नहीं है और मैं मजबूत बनूंगा और मैं इन सब चीज़ों से झुकने वाला नहीं हूँ। 1914 में जब वो मांडले जेल से कारावास से मुक्त हुए और उन्होंने पुनः राष्ट्रीय आंदोलन में अपना काम शुरू कर दिया, उस समय 1916-18 के वर्षों में भारत की जनता को उन्होंने जागृति के लिए जो श्रीमती एनी बेसेंट थी और उनके साथ मिलकर उन्होंने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया और कांग्रेस लीग समझौते में तिलक की प्रमुख भूमिका थी। इससे पहले जब नरम दल और गरम दल के बीच में एक फूट कांग्रेस में पहली बार 1907 में हो गई थी, उसमें तिलक सबसे ज़्यादा दुखी थे और एनी बेसेंट के प्रयासों से वापस 1916 में तिलक कांग्रेस में शामिल हुए और 1918 में वो कांग्रेस के सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। और लेकिन उस सिरोल केस में इंग्लैंड चले गए, इसलिए इस पद को वो ग्रहण नहीं कर पाए और इंग्लैंड में उन्होंने लेबर पार्टी के साथ संपर्क स्थापित किया, जो आगे चलकर भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। 1919 में उन्होंने अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन से लौटने पर तिलक ने पूरे मनोयोग से कांग्रेस लोकतांत्रिक दल को संगठित करने में अपना भूमिका निभाई। वे केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए और उनका 21 जुलाई 1920 में एक बीमारी के कारण उनका आकस्मिक निधन हो गया और निश्चित रूप से तिलक के मृत्यु से पूरा देश जो है शोक की लहर में डूब गया। और ये कहा जाता है कि उनकी जो अंतिम यात्रा थी उसमें करीब 2 लाख व्यक्ति उस समय एकत्रित हुए थे। अभूतपूर्व अंतिम यात्रा थी उनकी, क्यों ऐसे साहसी व्यक्ति थे, निडर थे, निर्भीक थे, स्वाभिमानी थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपनी भूमिका ज़बरदस्त रूप से निभाई। यहाँ तक कि वो जेल गए लेकिन उनके विचारों को किसी प्रकार से चोट नहीं आने दी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ उन्होंने किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया, अंग्रेज़ों के सामने वो झुके नहीं। ये बहुत बड़ी बातें हैं। वो बहुत विद्वान थे, बहुत बेहतरीन विद्वान थे। 1908 में से 14 के बीच में जब वो 6 वर्ष का कारावास भुगत रहे थे तो उन्होंने गीता रहस्य और द आर्कटीज होम ऑफ द वेदाज नामक 2 प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथों की उन्होंने रचना की। गीता रहस्य तिलक के द्वारा लिखा गया एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसी प्रकार द आर्कटीज होम ऑफ द वेदाज उन्होंने इनकी रचना की और उसमें तिलक के इन ग्रंथों के कारण उनकी विद्वता की भूरी भूरी प्रशंसा सब जगह होने लगी। तिलक ने श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या की, इसलिए उनका जो तरीका था और उन्होंने जो जेल में अपने आप को इस रूप में साहित्य के रूप में उन्होंने अपना भूमिका को निर्वहन किया और अपने आप को मजबूत किया। एक साहित्यकार दिनकर हैं, वो लिखते हैं, हिंदुत्व के भीतर प्रविष्टि जिस कालकूट को किसी भी तत्वचिंतक की दृष्टि नहीं देखी जा सकती, उसे तिलक की आंखों में देख लिया। तिलक ने अपने प्रखर बुद्धि के द्वारा अनेक बार ऐसी विद्वत बातें जो हैं समाज के सामने दी। 1897 के जब वो अंदर थे जेल में, 1 वर्ष का कारावास था, उस समय द ओरिजिन नामक ग्रंथ की रचना की और इसकी उनकी प्रशंसा यूरोप में भी हुई। एक अन्य ग्रंथ था द वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदाग ज्योतिष, इसका भी उन्होंने प्रयास किया। और हम ये कह सकते हैं कि तिलक का जो जीवन था, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, सांस्कृतिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो और विशेषकर कारावास के दौरान उनकी जो बौद्धिक
समझ थी वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ थी और उन्होंने अपने आप को स्थापित किया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में और स्वतंत्रता आंदोलन के वो एक केंद्र बिंदु थे। उनको इस रूप से जाना जाता था कि वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक वाहक हैं, एक मजबूत वाहक हैं और उन्होंने अपनी भूमिका को सही मायनों में और सत्य निष्ठा के साथ निभाया। ये बहुत बड़ी बात है। तिलक के जो प्रेरणा स्रोत थे, चूँकि वो अद्वैतवादी दर्शन में उनकी गहरी आस्था थी, ऋग्वेद तथा उपनिषदों में वेदांत सिद्धांत, भगवत गीता ने उनको अत्यधिक प्रभावित किया और इसलिए भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति की दृष्टि से जो उनका अनुराग था वो उनके साहित्य में देखने को मिला। इसलिए हम कह सकते हैं कि तिलक एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी राजनीतिक, ना केवल राजनीतिक रूप से बल्कि साहित्य के संबंध में, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के संदर्भ में, ये समाज की समझ में, समाज की सुधार के रूप में उन्होंने अपनी भूमिकाओं को बखूबी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, निर्वहन किया। तिलक ने 1889 से अपनी राजनीतिक जीवन की यात्रा प्रारंभ की कांग्रेस पार्टी के साथ और उन्होंने शुरू में वो उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। धीरे धीरे वो उनके कार्यक्रमों को एक विकल्प प्रदान करने की उन्होंने कोशिश की। 1891 में उन्होंने नागपुर अधिवेशन में कहा कि उनका लक्ष्य शासन को दुर्बल बनाना नहीं, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक चिंतन को जो था उनमें उनकी विशेष भूमिका थी। इसलिए तिलक को उदारवादियों का समर्थक भी कहा जाता है, लेकिन उदारवादियों के विचारों से विभक्त होकर उन्होंने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। धन्यवाद।